अगर आपको लगता है ना कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है या आप खुद कहीं ना कहीं कास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंडिया को सबसे ज्यादा कंट्रोल करके रखी हुई है, तो आपका जवाब शायद क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स, रिलीजन, पैसा या शायद एजुकेशन। तो आप गलत नहीं हो, ये सभी चीजें इन्वॉल्व है। पर एक ऐसा सिस्टम है जो कि इन सभी चीजों पर इफेक्ट डालता है, कहीं ना कहीं इंडिया को कंट्रोल भी करता है, जो कि ऑफिशियली इलीगल है पर स्टिल हर जगह एग्जिस्ट करता है। और हम ना चाहते हुए भी इस सिस्टम का एक पार्ट बन चुके हैं। अब आपको पता चलेगी मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कास्ट सिस्टम। कहने को तो इंडिया दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। कई सारी अचीवमेंट्स भी है इंडिया की वर्ल्ड वाइड। खैर, इस बारे में कभी और बात करेंगे। पर इन सब चीजों के बावजूद एक इनविजिबल सा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, जो कि डिसाइड करता है कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे। बाय बर्थ किसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए और किसको नहीं। अब हमें लोग अक्सर कहते हुए मिल जाते हैं कि कास्ट इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती या कास्ट सिर्फ गांवों में एग्जिस्ट करती है। पर वो लोग सिर्फ फोन या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि असल में मैं और आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि कास्ट इन्फ्लुएंस इवन इंडिया की टायर 1 सिटी में भी कितना ज्यादा है। और वो लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे जो अपनी कास्ट आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो लोअर कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कितनी ज्यादा सोशल बुलशिट की वजह से अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं वो लोग। किसी प्रिविलेज्ड इंसान के लिए कहना बहुत आसान होता है कि कास्ट इररिलेवेंट है, पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। कभी फील करके देखिए उन लोगों को। और यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रिविलेज से मेरा मतलब क्या है। प्रिविलेज चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, यह बात हो रही है इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की, जो पुअर और मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है। और अगर ना कास्ट इतनी ज्यादा रिलेवेंट होती ना, तो शादियां कास्ट देखकर नहीं होती। लोग सरनेम सुनते ही जज नहीं करते। हर दूसरी गली में अंकल नहीं पूछते कि सरनेम क्या है बेटा आपका। सच तो ये है कि कास्ट सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी बनकर नहीं रह गई है, पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर बन चुकी है, जो कि सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर लेयर को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो। अब वैसे तो ना बहुत कुछ झेला है इंडिया ने, मुगल पीरियड से लेकर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन तक। पर जो कास्ट सिस्टम है ना, ये हर वक्त सरवाइव करता रहा। सिर्फ सरवाइव ही नहीं बल्कि अडॉप्ट भी करता रहा। पर अब सवाल आता है कि आखिर ये इतना लंबा सरवाइव कैसे कर रहा है। अब आप सोच कर देखो एक बार कि आप एक गेम खेलना शुरू करते हो जिसकी रूल बुक आपने पढ़ी नहीं, फिर भी आपकी पोजीशन ऑलरेडी डिसाइडेड है। कौन लीडर बनेगा, कौन रिस्पेक्टेड होगा, कौन फॉलो करेगा, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है व्हेन यू हैवंट इवन स्टार्टेड प्लेइंग। और एक गेम इतना पुराना है कि लोगों को लगता है कि ये नेचुरल है। इंडिया का कास्ट सिस्टम सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन का इशू नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझते हैं कैसे? अब लोग यूजुअली कास्ट को सिंगल चीज समझते हैं, पर असल में ये दो चीजों पे काम करती है, जो कि है वर्ण और जाति। अब वर्ण की बात करें तो बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, या कह सकते हैं एक थ्योरेटिकल मॉडल है। एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद और मनुस्मृति में इसका मेंशन है, जो सोसाइटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन सब के बारे में आपको पता ही है, लेकिन स्टोरी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस सिस्टम के बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इक्वल जगह इस सिस्टम में नहीं मिली, जिसमें दलित्स और ट्राइबल कम्युनिटीज आती है। दलित्स वो जिन्हें हिस्टोरिकली अनटचेबल्स या फिर अछूत कहा गया, और ट्राइबल्स या आदिवासीज जो कि उन सोशल रिचुअल्स को प्रैक्टिस या फिर फॉलो नहीं करते जो कि वर्ल्ड में प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब आता है प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। कुछ काम प्योर माने गए, कुछ इम्प्योर। फिर धीरे धीरे आप क्या करते थे वो डिसाइड करने लग गया कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब एक बार आइडेंटिटी बन चुकी थी, दिक्कत तब शुरू हुई जब आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करने लग गई कि आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि अगर आपको किसी भी बिलीफ सिस्टम को सस्टेन करवाना है ना, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जो कि है उस सिस्टम को किसी ऐसी चीज से जोड़ देना जिसे लोग ब्लाइंडली सैक्रेड मानते हैं या फिर अनक्वेश्चनेबल मानते हैं। कास्ट सिस्टम के केस में ये रोल प्ले किया रिलीजन ने। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? अब जो ये हायरार्की थी, ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रह गई थी बल्कि रिलीजियस भी बन गई थी। मतलब अब भेदभाव सिर्फ अमीर गरीब के बीच में नहीं रह गया था, धर्म के नाम पर भी लोगों को रैंक दी जाने लग गई थी, क्योंकि अब इस बिलीफ सिस्टम में मॉरल्स भी ऐड हो गए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ रिलीजन है वहां ये हायरार्की भी है। मैं रिलीजन को गलत बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि ये बिलीफ सिस्टम गलत है। अब अगर हम हिस्ट्री में देखें ना, तो हिस्ट्री में भी हिटलर ने कुछ ऐसा ही किया था। उसने नाजी आइडियोलॉजी को इतना इमोशनली चेंज कर दिया था ना कि लोग उसे नेचुरल समझने लग गए थे, एक ग्रेटर ट्रुथ की तरह देखने लग गए थे। मैं नहीं कह रहा कि नाजी आइडियोलॉजी और कास्ट सिस्टम सेम है,
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये इन दोनों के जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनको सस्टेन करने के लिए लोगों की आइडेंटिटी, इमोशन और सोशल कंडीशनिंग के साथ खेला गया है। मैं फिर कहता हूँ कि नाजी आइडियोलॉजी के सामने कास्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है नाजी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा क्रूल थी। फिर कास्ट सिस्टम पर वापस आता है। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया ना वो वर्ण था, यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। पर अब बात करते हैं जाति सिस्टम की। अब रियल लाइफ में ना चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। लगभग 3,000 से ज्यादा कम्युनिटीज अलग अलग रीजन में फैली हुई थी, जिन्हें क्लासिफाई करना था वर्ण सिस्टम में। वही हुआ कास्ट सिस्टम के अंदर। अब जो ये सिस्टम था ना, ये डेली लाइफ कंट्रोल किया करता था। यानी कि आप किससे शादी करते हो, किसके घर में जा सकते हो, किसके हाथ का खा सकते हो, किस प्रोफेशन में जाओगे, ये सब। अब यहीं पर एक वर्ड आता है एंडोगेमी, जो कि जाति सिस्टम या कास्ट सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट था, या कह सकते हैं बैकबोन था। जिसका मतलब होता है सेम कास्ट में शादी। ये इसलिए होता है जो लोगों को लगता रहे कि हायरार्की स्टेबल है। मतलब आप सोच के देखो कि कितना ज्यादा पावरफुल है कॉन्सेप्ट, कि आपको किसी सिस्टम के अंदर कंट्रोल करके रखने के लिए पुलिस आर्मी वगैरह की जरूरत नहीं। फैमिली प्रेशर, ऑनर, ट्रेडिशन, सोशल बॉयकॉट, ये सभी काफी है। अब इस सिस्टम का एक स्ट्रांग होने का कारण ये भी है कि कई लोगों के लिए ना कास्ट सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक ईगो बन चुकी है। उन्हें लगता है मैं नेचुरली बेटर हूँ, यानी इससे प्राइड, सोशल स्टेटस और सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग आती है। इस वजह से लोग इस सिस्टम को छोड़ना तो दूर, बल्कि इसके प्रोटेक्टर बन गए। क्योंकि अब बात ऑनर और प्राइड की आ गई थी। अब इसके अंदर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। हुआ क्या, जो लोअर कम्युनिटीज के लोग थे ना, इन्होंने अपवर्ड मोबिलिटी मूवमेंट शुरू कर दिया। यानी कि हायर कास्ट जो प्रैक्टिसेस किया करती थी उन्हें अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को संस्कृताइजेशन बोला गया था। के अंदर कुछ लोअर कम्युनिटीज के लोगों ने लाइफस्टाइल और रिलीजियस पैटर्न्स को अडॉप्ट करना शुरू किया, ताकि सोशल स्टेटस इंप्रूव किया जा सके। लेकिन अब इसमें पैराडॉक्स देखिए आप, कि लोग इक्वेलिटी नहीं मांग रहे, बल्कि हायरार्की के अंदर ही एक बेटर पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं। और आज भी चीजें ना कई जगह देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है ना, कि लोग सिस्टम के बाहर इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। लोगों ने कॉमन सेंस ही खो दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो ऐसे ही हैं। इतना ज्यादा नेचुरल समझने लग गए हैं इस सिस्टम को लोग। अब इसके अंदर ना एक और खतरनाक फीचर आता है, जिसे कहते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल ऑपरेशन सिस्टम्स में ना दो तरह के लोग होते हैं, यानी दो ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि जब ब्लैक्स के ऊपर रेसिज्म हुआ करता था, तो जनरली जो व्हाइट लोग हुआ करते थे वो ऑपरेसर का काम किया करते थे, और ब्लैक लोग जो हुआ करते थे वो ऑपरेस्ड हुआ करते थे। लेकिन कास्ट सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफी ज्यादा लेयर्ड है, मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पर हर ग्रुप किसी न किसी के नीचे आता है, किसी न किसी के ऊपर भी आता है। मतलब ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि कोई पर्सन जो कि खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, वो किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर आ रहा है। अब ये जो चीज है ना, ये कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देती है, क्योंकि इसके खिलाफ फिर यूनाइटेड रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। मतलब जो कम्युनिटीज जिन्हें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वो खुद ही यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में ही काफी ज्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से ना कास्ट सिस्टम को एंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग बन के रह जाता है। अब इसे ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेचुरली ग्रुप्स बनाता है। जैसे कि हमारे लोग, दूसरे लोग। साइकोलॉजी में इसे इन ग्रुप बायस कहते हैं। जब कोई इंसान बचपन से सुनता आ रहा है कि हमारी कास्ट बेस्ट है, उन लोगों से दूर रहना, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन उस आइडेंटिटी को रियलिटी मानने लग जाता है। फिर अननोइंगली उसे अपने कास्ट के लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगने लग जाते हैं, दूसरी कास्ट के लोग अलग लगने लग जाते हैं। और जब कोई इंसान पैदा होने के 15-20 साल तक एक ही चीज सुनता रहता है ना, तो उस ट्रुथ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। इस चीज को ना साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहते हैं। और ये जो कंडीशनिंग है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी इंसान के कैरेक्टर को बनाने में। ये जो ट्रिक है ना, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं ब्रेन वॉश करने के लिए। हालांकि कास्ट सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। वैसे तो कास्ट सिस्टम आज के टाइम पे काफी कम हो रहा है, पर फिर भी कास्ट अब सिर्फ रियल लाइफ तक नहीं है, बल्कि इंटरनेट पे भी आ चुका है। जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे। और इसकी सबसे बड़ी डेंजरस बात ये है ना, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी एल्गोरिथम ही इसको पुश करती है, जिसमें इमोशंस को सेल किया जाता है। अगर आप नॉर्मल वीडियो बनाओगे तो शायद आपको इतने व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कास्ट प्राइड, कास्ट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोवर्सी की वीडियो डालोगे ना, तो काफी ज्यादा व्यूज आएंगे। और एल्गोरिदम ऐसी चीजों को इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि क्योंकि इनसे इंगेजमेंट जल्दी बढ़ जाती है। और जेनजी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि उनका एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरनेट से बिल्ड हो रहा है। और सीधी सी बात है, अगर कोई टीनेजर कास्ट हेट वाली एडिट्स को देखेगा, तो सेम आइडियोलॉजी के क्रिएटर्स को फॉलो करेगा, और धीरे धीरे वो उस आइडेंटिटी को इमोशनली इंपॉर्टेंट मान लेगा।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी कम्युनिटी पर प्राइड करना गलत है। अपने कल्चर, ट्रेडिशन या हिस्ट्री को अप्रिशिएट करना नेचुरली गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये प्राइड कंपैरिजन में कन्वर्ट हो जाती है और वो इनडायरेक्टली जातिवाद को बढ़ावा देता है। और यहीं से डिस्क्रिमिनेशन की साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। और इंटरनेट पर ना एक और चीज है जो कि है एनोनिमिटी। मतलब इंटरनेट पर लोग फेस टू फेस नहीं होते, इसलिए स्लर, हेट कमेंट्स, कास्ट इंसल्ट्स, बुलिंग, ये सब बहुत कॉमन है, क्योंकि उन्हें इमीडिएट सोशल कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करने पड़ते। पर यहाँ पर कई सारी अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि जेंजीज ही इंटरकास्ट फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं एक्सपोज भी कर रहे हैं। मैं खुद जेंजी में से आता हूँ। पर अब जेंजी को इन सब से सीखना क्या चाहिए, बात इस बारे में करते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई बिलीफ सिस्टम तुम्हारे आसपास है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सही हो। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे आसपास भी काफी ज्यादा कास्ट बेस्ड चीजें होती है। दूसरी बात, अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड होना अलग बात है और दूसरों को इंफीरियर समझना अलग बात है। आइडेंटिटी ईगो ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, डोंट लेट सोशल मीडिया कंट्रोल यू। खुद से सवाल करके देखो एक बार कि क्या मैं खुद ऐसा सोचता हूँ या नहीं। और एट द एंड ना तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम क्या हो, ना कि तुम्हारी कम्युनल आइडेंटिटी। और तुम्हें ग्रो करने में ना तुम्हारी फैमिली का रोल जरूर हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड्स का रोल हो सकता है, पर तुम्हारी कम्युनिटी का बिल्कुल नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस टॉपिक के दो पार्ट ऐसे जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं डाले हैं, और मुझे लगता है अगर वीडियो अच्छी चली, बस तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सेकंड वीडियो है मेरे चैनल की, तो 100 व्यूज आ जाएंगे, वो भी काफ़ी है। और अगर 100 व्यूज आ गए तो मैं इसका पार्ट 2 डालूंगा। थैंक यू।